हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। देखो क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि किसी और की इनकम भी ना आप ही की इनकम में क्लब हो जाएगी और टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है, आप जो टैक्स देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं, किसी और की इनकम पे टैक्स आप क्यों देंगे भाई। बट आज हम लोग कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस पढ़ने वाले हैं सेक्शन 60 से लेके 64 तक। उन केसेस में क्या होगा, किसी और की इनकम भी ना आप ही की इनकम में क्लब हो जाएगी और टैक्स तो आपके ऊपर ही लगेगा, टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है जी। तो देखो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या कहता है, जनरली एन एसएससी इज टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम, कि जनरली जो एसएससी पे टैक्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की इनकम पे टैक्स लगता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं, कौन से वाले केसेस हैं, सेक्शन 60 से लेके 64 तक के कुछ केसेस ऐसे हैं जहां इनकम टैक्स डेविएट करता है इस प्रिंसिपल से। मीन्स आपको सिर्फ अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना है, किसी और की इनकम भी आप ही की इनकम में क्लब हो जाएगी। राइट, किन केसेस में डेविएट करता है इनकम टैक्स इस प्रिंसिपल से, सेक्शन 60 से लेके 64 तक के केसेस हैं। तो इट मीन्स यही वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां किसी और की इनकम भी आप ही की इनकम में क्लब हो जाएगी और टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा। इस तरह के प्रोविजंस गवर्नमेंट ने देखो बनाए क्यों हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि जो एसएससी है ना वो मैनिपुलेट करता है इनकम को। कई बार अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देता है अपने फैमिली मेंबर्स को, कई बार एसेट्स को ट्रांसफर कर देता है अपनी फैमिली मेंबर्स को, क्या सोच के कि भाई घर का माल घर में है। अगर फैमिली मेंबर्स को आप इनकम या एसेट ट्रांसफर करोगे तो घर वाले वो एसेट या इनकम लेके थोड़ी चले जाएंगे। बट हाँ, इनकम शिफ्ट हो जाएगी या एसेट ट्रांसफर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इनकम अगर शिफ्ट हो जाएगी तो जो दूसरे वाला एसएससी है हो सकता है उसकी इनकम कम हो, एग्जाम्पशन लिमिट से कम बन रही हो, उस पर टैक्स रेट कम रेट से लग रहा हो। तो इस तरह से मैनुपुलेट करते हैं एसएससीज। तो इसीलिए ये सेक्शन 60 से लेकर 64 तक इंट्रोड्यूस हुए हैं आईटी एक्ट में, सिर्फ किस लिए, आपको रोकने के लिए कि आप इस तरह से अपनी इनकम को मैनिपुलेट ना कर पाए। राइट, तो देखो डिस्कस करते हैं सेक्शन 60 से लेकर 64 तक। डन। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 की बात करते हैं। देखो क्या कहता है सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम। मान लो आपके पास कोई एसेट है, उस एसेट से कोई इनकम जनरेट होती है, आप वो इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को। ठीक है, तो टैक्स तो उस इनकम पे आप ही को देना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसफरर को ही देना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लो सेक्शन 60 की बात करते हैं जी। ये लो सेक्शन 60 क्या कहता है, मान लो ये मिस्टर एक्स है जी, इनके पास कोई एसेट है ना, मान लेते हैं चलो आरएचपी है, जरूरी नहीं आरएचपी हो, कोई भी एसेट हो सकती है, और उस एसेट से कोई इनकम जनरेट हो रही है। मान लो जैसे आरएचपी है तो उससे रेंटल इनकम आती है। डन। तो ये जो इनकम आती है ना, रेंटल इनकम है या कोई और इनकम है उस एसेट से, ये मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, इस इनकम को या रेंटल इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, या तो किसी रिलेटेड पार्टीज को या किसी अनरिलेटेड पार्टीज को। मतलब जरूरी नहीं रिलेटेड को ही करें, अनरिलेटेड को भी कर सकते हैं। तो आप ये इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, किसी रिलेटेड पार्टी को या अनरिलेटेड पार्टी को। तो आईटी एक्ट का सेक्शन 60 क्या कह रहा है कि ये जो इनकम आपने ट्रांसफर की है ना भाई, इस इनकम पे तो टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर ही देगा। ये कहना चाह रहा है, इस इनकम पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर ही देगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो आप, ये जो मिस्टर एक्स है ना यार, इनकी इनकम 10 लाख है टोटल इनकम। ठीक है, और इसमें जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी रेंटल इनकम इंक्लूडेड नहीं है। कितनी, मान लो 2 लाख रुपए। अब ये मिस्टर एक्स ये सोच रहा है कि मेरी इनकम तो पहले ही 10 लाख क्रॉस कर रही है, तो अगर इस रेंटल इनकम पे भी टैक्स मैं ही दूंगा तो इस 2 लाख पे मुझे 30% टैक्स देना पड़ जाएगा हाईएस्ट रेट से। राइट,
अब इसने सोचा कि ये 2 लाख रुपए सिर्फ रेंटल इनकम, मकान की बात नहीं हो रही है, कि ये 2 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम है, क्यों ना मैं ये अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दूं या किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दूं जो गरीब है, जिसकी इनकम 5 लाख से भी कम है या 2.5 लाख से भी कम है। ठीक है, तो टैक्स बचाने के लिए वो ऐसा कर सकता है। अगर ये 2 लाख रुपए की इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दे या फिर अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दे जो गरीब है, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है जी, तो ये इनकम वहां शिफ्ट हो जाएगी, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो ऐसा सोच रहा है। और देखो, वाइफ को ट्रांसफर करेगा तो घर का माल घर में, कोई इनकम लेके तो चली नहीं जाएगी, वो टैक्स बच जाएगा हर साल। कितना? 2 लाख का 30% मतलब 60,000 रुपये टैक्स बच जाएगा हर साल। ऐसा सोच रहा था सेक्शन, ये जो मिस्टर एक्स हैं ऐसा सोच रहे थे ये, बट सेक्शन 60 ने क्या कहा कि भाई ऐसा सोचना आपका गलत है, टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा, चाहे पड़ी ये इनकम इन्होंने सच में ट्रांसफर की हो। ये जो रिलेटेड पार्टी हैं या अनरिलेटेड पार्टी हैं, इनको 1 रुपया भी वापस नहीं देते, ये 2 लाख के 2 लाख अपने पास रख लेते हैं, बट फिर भी टैक्स तो कौन देगा? ट्रांसफरर ही देगा, राइट। सेक्शन 60 ये कह रहा है, तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। डन, ये था सेक्शन 60। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते, देखो सेक्शन 60 क्या कहता है। सेक्शन 60 ये कह रहा था, देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम, आपने सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है, एसेट ट्रांसफर नहीं की है। क्लियरली लिखा है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो कहीं लिखा है रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर किया, अनरिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर किया? नहीं, चाहे रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर करो चाहे अनरिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर करो, दोनों ही केसेस में टैक्स तो आप ही को देना पड़ेगा। आप ही को मतलब ट्रांसफरर को ही टैक्स देना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है, राइट। चलो ठीक है जी, तो सेक्शन 60 ने तो ये कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर करेंगे तो टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। अभी जो मिस्टर एक्स है, इनके माइंड में दूसरा मैनिपुलेशन आ गया, क्या कि अगर हम एसेट भी ट्रांसफर कर दें तो उसके लिए सेक्शन 61 इंसर्ट हो गया। सेक्शन 61 क्या कह रहा है? देखो, ये कहता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रेवोकेबल का मतलब क्या होता है? विच इज एबल टू बी रिवोक्ड, एबल टू बी रिवोक्ड। एबल टू बी रिवोक्ड मतलब एबल टू बी कैंसिल्ड, कि वो ट्रांसफर जो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल हो सकता है मतलब किस प्रॉपर्टी के वापस आने के चांसेस हैं जो आपने ट्रांसफर किया है, तो वो रेवोकेबल ट्रांसफर है, राइट। क्या कह रहे हैं? देखो, ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट, कि आपने इस बार एसेट भी ट्रांसफर कर दी, बट ट्रांसफर कौन से वाला किया? रेवोकेबल वाला। सच इनकम विल आल्सो बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, राइट। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 61 का। देखो, लो जी, सेक्शन 61 पे आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन 61 ये कह रहा है, देखो अगेन, ये मिस्टर एक्स हैं जी, इनके पास कोई एसेट है, मान लेते हैं आरएचपी ही है, चलो ठीक है। उस एसेट से कोई इनकम आती है, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आरएचपी से क्या आता है? रेंटल इनकम आती है जी। तो सेक्शन 60 में तो इन्होंने रेंटल इनकम ट्रांसफर की थी, है ना, एसेट ट्रांसफर नहीं की थी। इस बार ये मिस्टर एक्स आरएचपी ही ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट ही ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको? या तो किसी रिलेटेड पार्टी को या किसी अनरिलेटेड पार्टी को। एसेट ही ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये रेवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं? रेवोकेबल ट्रांसफर। रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब विच इज एबल टू बी रिवोक्ड, जो रिवोक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब ये रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इट मीन्स, अब इन शॉर्ट आप ये मान के चलें, रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब कि ट्रांसफरी के जीते जी अगर ये एसेट वापस आने के कोई चांसेस हैं तो ये रेवोकेबल ट्रांसफर है, ठीक है। अब आईटी एक्ट अगेन क्या कह रहा है यार, कि देखो ये तो आप हमारा फिर से बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने एसेट तो ट्रांसफर की है बट रेवोकेबल ट्रांसफर किया। रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब जब आपका मन करेगा तब आप वापस ले लोगे, तो एसेट ट्रांसफर से क्या फ़ायदा है? तो अगेन, इस एसेट से जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है
इनकम फ्रॉम सच एसेट, कौन से वाली एसेट, जो आपने ट्रांसफर कर दी थी रेवोकेबली, किसको, रिलेटेड पार्टी को या अनरिलेटेड पार्टी को। तो इस एसेट से जितनी भी इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर देगा, टैक्सेबल फॉर ट्रांसफरर, वो भी ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल है, ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो मतलब एसेट भी गई, इनकम भी गई, और टैक्स फिर भी कौन देगा, ट्रांसफरर ही देगा, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन राइज होता है कि रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, राइट। तो देखो रेवोकेबल ट्रांसफर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इररेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। इररेवोकेबल ट्रांसफर, ये जो इररेवोकेबल ट्रांसफर है ना भाई, ये दिया हुआ अंडर सेक्शन 62 में। ठीक है, इररेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब विच कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, इररेवोकेबल ट्रांसफर के ये दो केसेस बताए हैं सेक्शन 62 में इन्होंने। नंबर 1, which is not revocable during the lifetime of beneficiary। मतलब क्या कहना चाह रहा है, बेनिफिशियरी कौन है, जो ट्रांसफर ही है, कि ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो रेवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब जब तक बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी जिंदा है उसके जीते जी ये कैपिटल एसेट वापस आने का कोई भी चांस अगर नहीं है तो वो ट्रांसफर कौन से वाला है, इररेवोकेबल वाला है। तो आप सेक्शन 61 से निकल जाएंगे। तो सेक्शन 61 ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप एसेट भी ट्रांसफर कर रहे हो ना तो कौन से वाला ट्रांसफर करो, इररेवोकेबल ट्रांसफर करो। रेवोकेबल करोगे तो टैक्स तो हम फिर से ट्रांसफर से ही लेंगे, राइट। ट्रांसफर करना है तो कौन से वाला करो, इररेवोकेबल ट्रांसफर करो। इररेवोकेबल का मतलब जो ट्रांसफरी की लाइफ टाइम में रेवोकेबल नहीं है। तो जब तक ट्रांसफरी जिंदा है तब तक कैपिटल एसेट आने वापस आने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, तब तो वो इररेवोकेबल है, अदरवाइज रेवोकेबल है। और दूसरा केस एक और है इसमें, दूसरा केस है कि ये जो आपने ट्रांसफर किया था ना भाई, कब किया था, ट्रांसफर किया था बिफोर 1461। तो ट्रांसफर तो था 61 से पहले का, 1461 से पहले का, प्लस नोट रेवोकेबल था, नोट रेवोकेबल था फॉर इक्वल टू एंड मोर देन 6 ईयर्स तक, मतलब 6 साल तक वो नोट रेवोकेबल था। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उससे ये बात समझ में आएगी। और ये दोनों कंडीशन ना देखो एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है, साइमल्टेनियसली, तभी ये ट्रांसफर इररेवोकेबल ट्रांसफर बनेगा, अदरवाइज इररेवोकेबल ट्रांसफर नहीं बनेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये लो जी, ए सिचुएशन में मान के चल रहा हूँ, ट्रांसफर तो हुआ था कब, 1490 में, प्लस आपने कहा था, ट्रांसफरर ने कहा था कि भाई ये प्रॉपर्टी 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स जब भी मैं चाहूँ वापस ले सकता हूँ। तो ट्रांसफर कब हुआ, 1490 में, मतलब 61 के बाद। और कंडीशन कितने साल की थी देखो, 10 साल की। तो देखो क्या दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हुई हैं, क्या ये ट्रांसफर 1461 से पहले का है, नहीं, 1461 के बाद का है। ठीक है, तो मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये ट्रांसफर रेवोकेबल कि इररेवोकेबल, रेवोकेबल ट्रीट होगा, और टैक्स तो ट्रांसफरर ही देगा, है ना। इसी तरह से बी पॉइंट में आ जाओ जी, आपने ट्रांसफर किया था कब, 1460 में मान लो, प्लस कंडीशन थी कितनी, 5 साल की, आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि ट्रांसफर हुआ था 1460 में, और ट्रांसफरर ने क्या कंडीशन लगाई थी कि भाई 5 साल के बाद जब भी मैं चाहूँ ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। वो अलग बात है, इन्होंने अभी तक ली नहीं। 5 साल छोड़ो, कितने साल निकल गए अब ये भाई, 50 और 10 60, 60 साल के आसपास निकल गए, बट अभी तक ट्रांसफरर ने ये एसेट वापस नहीं ली। तो पहले भी ये क्या ट्रीट होता था, रेवोकेबल, और अभी भी क्या ट्रीट होगा, रेवोकेबल। इट मीन्स पहले भी टैक्स कौन देता आ रहा होगा, ट्रांसफरर, और अभी भी टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर। ठीक है, सी कंडीशन में आ जाते हैं जी लोग, कि ट्रांसफर कब हुआ, 1460 में,
प्लस कंडीशन थी 7 साल की मान लो या 6 साल की, ठीक है। ट्रांसफ़र हुआ 1460 में, मतलब 1461 से पहले, और कंडीशन कितने की थी, 6 साल की, कि भाई जब भी चाहूँ 6 साल के बाद वापस ले सकता हूँ। वो अलग बात है, 6 छोड़ो पता नहीं कितने साल निकल गए और अभी भी इन्होंने ये एसेट वापस नहीं ली, तो ये पहले भी क्या ट्रीट होता था, इर्रेवोकेबल ट्रांसफ़र, और आज भी क्या ट्रीट होगा, इर्रेवोकेबल ट्रांसफ़र। मतलब टैक्स पहले भी कौन दे रहा था, ट्रांसफरी, और अभी भी कौन देगा, ट्रांसफरी, ये कहना चाह रहा है वो। तो दोनों कंडीशन इसी पॉइंट में क्लियर हुई हैं, सेटिस्फाई हुई हैं एक साथ, तो इसलिए क्या बन गया आपका ट्रांसफ़र, इर्रेवोकेबल ट्रांसफ़र बन गया। तो टैक्स अब कौन देगा इस केस में, ट्रांसफरी, इस केस में ट्रांसफरर बच जाएगा, मतलब डन। ये बात थी सेक्शन किसकी, सेक्शन 62, दैट इज इर्रेवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है जी। अब रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, वो सेक्शन 63 में दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 63। तो जो सेक्शन 63 है 62 का रिवर्स है, इट मीन जो इर्रेवोकेबल नहीं है वो क्या है, वो रेवोकेबल ट्रांसफर है, दैट्स इट। तो सेक्शन 60 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, सेक्शन 60 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर करोगे, एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे, तो टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। सेक्शन 61 ने क्या कहा कि अगर आप एसेट भी ट्रांसफर कर रहे हो, बट ट्रांसफर कौन से वाला कर रहे हो, रेवोकेबल वाला, तो उस एसेट से जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उस पर भी टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 62 में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि रेवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। 63 में क्या पढ़ रहे हैं, रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। तो रेवोकेबल ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जस्ट रिवर्स है किसका, इर्रेवोकेबल ट्रांसफर का। डन। चलो जी सेक्शन 64 पे जाते हैं हम लोग। लो जी सेक्शन 64 की बात कर लेते हैं। तो ये 62 भी पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। 64 पे आ गए हम लोग, देखो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 क्या कहता है, 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 क्या कहता है, देखो असेसमेंट, और इसका मतलब सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 कहाँ गया भाई, वो ओमिटेड है या डिलीटेड है, समझ गए, वो है ही नहीं यहाँ। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 क्या कहता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है कि स्पाउस को जो रेम्युनरेशन मिल रही है वो रेम्युनरेशन भी आप ही की इनकम में क्लब हो जाएगी, और टैक्स तो हम आप ही से लेंगे, कब, इफ एनी इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दैट इज मीन्स 20% शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर इन केस ऑफ अ कंपनी, and in case of others 20% of profit of such concern, and the spouse of individual is working in that concern। मतलब क्या कहना चाह रहा है अभी तक कि एक कंपनी में या फॉर्म में दोनों वर्किंग हैं, दोनों मतलब हस्बैंड भी और वाइफ भी, और उन दोनों में से किसी एक का उस कंपनी में या फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% वोटिंग पावर लिए बैठे हैं वो। तो जो दूसरा स्पाउस है, दूसरा स्पाउस मतलब जो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, वो जो दूसरा स्पाउस है वो उस कंपनी से रेम्युनरेशन भी रिसीव कर रहा है, मतलब सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ये सब रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो सेड रेम्युनरेशन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल हु इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो जितनी भी रेम्युनरेशन दूसरे स्पाउस ने रिसीव की है किसकी इनकम में क्लब हो जाएगी, हु इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो आईटी एक्ट ये मान के चल रहा है कि भैया जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना कंपनी में या फॉर्म में, उसी की वजह से दूसरे स्पाउस को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन या रेम्युनरेशन मिल रहा है, राइट। तो डायग्रामेटिक वे में समझाता हूँ, देखो इस बात को और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लो जी सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली चीज, या तो कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, और उस कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म में ना दोनों वर्किंग हैं। दोनों वर्किंग है मतलब मिस्टर एक्स भी हैं और मिसेज एक्स भी हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं सेम कंपनी या सेम फॉर्म में। तो पहली कंडीशन कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। नंबर 2,
उस कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म में दोनों वर्किंग है, हस्बैंड भी और वाइफ भी, मतलब हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। और अब मान लेते हैं जो मिस्टर एक्स है ना भाई, मिस्टर एक्स का इस कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू एंड मोर देन 20%, वो क्या लिए बैठे हैं, टोटल वोटिंग पावर, या फिर इक्वल टू एंड मोर देन 20% वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इक्वल टू एंड मोर देन 20% टोटल वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी का केस है तो देखो वोटिंग पावर होगी, शेयर होल्डिंग होगी उनके पास, और पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग होगी। ठीक है, कितना, इक्वल टू एंड मोर देन 20%। अब ये जो मिसेस एक्स हैं वो भी इसी कंपनी में काम करती हैं। अब मान लो ये जो मिसेस एक्स है ना, इनके पास कोई भी नो पर्सनल ओब्लिक प्रोफेशनल स्किल टैलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी पर्सनल ओब्लिक प्रोफेशनल स्किल टैलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, और ये कंपनी से काफ़ी कुछ ड्रॉ करती हैं मिसेस एक्स। इनको सैलरी भी मिलती है कंपनी से, बोनस भी मिलता है कंपनी से, फीस भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है, आरएफए वगैरह भी मिलता है, और भी मतलब सारे अलाउंसेस, परकोजेट, सैलरी, बोनस, फीस सब मिलता है इन्हें कंपनी से। तो आईटी एक्ट ये कह रहा है जब इनके पास कोई भी पर्सनल ओब्लिक प्रोफेशनल स्किल टैलेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो भाई इन्हें कंपनी इतना कुछ क्यों दे रही है, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, रेम्युनरेशन क्यों दे रही है। आईटी एक्ट ये कह रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड, दैट्स बिकॉज ऑफ हिज हस्बैंड, क्योंकि मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी में या फॉर्म में। तो इट मीन्स ये जो सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन जो भी मिसिस एक्स को मिल रहा है ना, इस पे टैक्स हम किससे लेंगे, मिस्टर एक्स से लेंगे। क्लब हो जाएगा ये, विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो ये इनकम हम कहाँ क्लब कर देंगे, मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देंगे, और टैक्स तो हम किससे लेंगे, मिस्टर एक्स से लेंगे। समझ गए बात। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो मिस्टर एक्स की इनकम ना हायर स्लैब में पहुंच जाएगी तो उस पर टैक्स हाई रेट से लगेगा। तो क्लबिंग कराने में फायदा है कि ना कराने में फायदा है, ऑब्वियसली ना कराने में फायदा है, कि दोनों अपनी अपनी इनकम पे टैक्स देंगे तो दोनों को एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, इनकम हायर रेट से टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि हायर स्लैब में नहीं पहुंचेगी, लोअर स्लैब में रहेगी। तो इट मीन्स, तो इनको क्या करना चाहिए मिसिस एक्स को, मिसिस एक्स को कहीं से क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लेना चाहिए। तो अगर इनके पास एक्सपीरियंस है, प्रूव कर दें ये, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। तो मान लो ये जो मिस्टर एक्स हैं, मान लो ये सीए हैं या सीएस हैं या सीडब्ल्यूए हैं, सीएमए हैं या फिर एडवोकेट हैं, तो क्या तब भी कह सकते हो कि इनको जितनी भी इनकम हो रही है वो मिस्टर एक्स की वजह से हो रही है, क्या तब भी क्लबिंग होगी, नहीं बिल्कुल तब क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, अब नहीं कह सकते आपकी इनको जो इनकम मिल रही है वो मिस्टर एक्स की वजह से है। ठीक है, तो मीन्स मिसिस एक्स के पास अगर कोई स्किल टैलेंट क्वालिफिकेशन है तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। डन। और देखो अगर हम ये मान लें कि सीए भी कौन है, क्वालिफिकेशन भी किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास ही है, तो मिस्टर एक्स सीए भी हैं, सीएस भी हैं, प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है इनका। ठीक है, मिसिस एक्स के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब क्लबिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तब भी क्लबिंग होगी। तो क्लबिंग कब नहीं होगी, जब मिसेस एक्स के पास कोई क्वालिफिकेशन है तब क्लबिंग नहीं होगी, अदरवाइज तो क्लबिंग होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में या फॉर्म में तो क्या करोगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लो, इन केस बोथ आर हैविंग, in case both are having substantial interest, then income will be clubbed with the income of that spouse
whose income is higher before such clubbing. समझते हैं बात? तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में या फर्म में तो क्या होगा? इट मीन्स ये जो मिस्टर एक्स हैं इनका भी 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, मिसेज एक्स का भी 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, राइट? तो अब क्या करें, क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? कहता है इन केस बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो भैया फिर वोटिंग राइट को छोड़ दो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को छोड़ दो। अब देखो इनकम किसकी ज़्यादा है, राइट? जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में क्लब कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है जी एक्स लिमिटेड, है ना? इस कंपनी में दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। तो ये लो जी मिस्टर एक्स भी एंड मिसेस एक्स भी, दोनों वर्किंग है इसी कंपनी में, ठीक है? मिस्टर एक्स के पास 20% वोटिंग राइट है और मिसेस एक्स के पास मान लो 21% वोटिंग राइट है, ठीक? मिस्टर एक्स जो कंपनी से ड्रॉ कर रहे हैं सैलरी वाली इनकम, वो मान लो जी 2 लाख रुपए है और अदर इनकम्स कितनी है इनकी, मान लो 10 लाख रुपए है या चलो 6 लाख रुपए है, ठीक है? और जो मिसेस एक्स हैं इनकी सैलरी की इनकम है भाई 3 लाख रुपए और अदर इनकम है इनके 10 लाख रुपए। अब देखो दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, मिस्टर एक्स भी और मिसेस एक्स भी, तो इनकम की क्लबिंग तो होगी, बट किसकी इनकम कहाँ क्लब होगी, क्वेश्चन ये राइज होता है। अब कानून कहता है जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर सच क्लबिंग, तो इनकम कौन से वाली देखनी है, टोटल इनकम देखनी है, और जिस इनकम पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो उस इनकम को छोड़ के, राइट? तो मीन्स ये देखो अदर इनकम इसकी 6 लाख रुपए है, इसकी 10 लाख रुपए है, तो किसकी इनकम ज्यादा है, मिसेस एक्स की। तो वो क्या कहना चाह रहा है, मिस्टर एक्स वाली जो सैलरी की इनकम है, देखो क्लबिंग सिर्फ सैलरी की इनकम पे अप्लाई होगा, अदर इनकम पे नहीं। तो मिस्टर एक्स की जो सैलरी की इनकम है वो क्लब कर दो, किसकी इनकम में, मिसेस एक्स की इनकम में, ये कहना चाह रहा है वो। तो ये 2 लाख इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इट मीन्स मिसेस एक्स की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 15 लाख हो जाएगी, और मिस्टर एक्स की जो टोटल इनकम रह जाएगी सिर्फ 6 लाख, राइट? तो जो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ कौन सी इनकम पे अप्लाई हो रहा है, सैलरी वाली इनकम पे। बाकी के 4 हेड की इनकम की क्लबिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। कभी आप ये कहो कि भाई मिसेस एक्स की जो लॉटरी निकली है वो भी मिस्टर एक्स की वजह से, या कैपिटल गेन की जो इनकम हुई है वो भी मिस्टर एक्स की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो लिख देता हूं, ये लो बात नीचे। यहाँ जो क्लबिंग की हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 में, क्लबिंग ऑफ इनकम, कौन से वाली इनकम, सिर्फ सैलरी, ठीक है? अदर 4 हेड्स की, अदर 4 हेड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अदर 4 हेड्स की क्लबिंग की बात नहीं कर रहे हैं, नो क्लबिंग, सिर्फ सैलरी की बात हो रही है, ठीक है? तो इसका एक थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं जी, देखो जरा। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, राइट? तो ये फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने पढ़ ही लिया था पूरा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखो वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई कि इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर है तब क्या होगा, एंड बोथ आर ड्रॉइंग बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस, अदर फॉर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन इन कैश और इन काइंड, then such remuneration of the spouse will be clubbed in the hands of other spouse whose income before inclusion of such remuneration, है ना, is higher, whose income is higher। कौन सी इनकम की बात हो रही है, टोटल इनकम की, ठीक है? once included in the total income of either spouse, कि अगर आपने एक बार हस्बैंड की इनकम में क्लब कर दी वाइफ की इनकम, तो फिर आगे से बस हस्बैंड की इनकम में क्लबिंग होगी, वाइफ की इनकम continue to be included in the same spouse unless the assessing officer thinks otherwise by giving a reasonable opportunity of being heard। तो इस बार जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें क्या चल रहा था कि मिस्टर एक्स की इनकम आपने किसकी इनकम में क्लब कर दी, मिसेस एक्स की इनकम में, क्योंकि मिसेस एक्स की इनकम ज़्यादा बन रही थी। तो अब आगे से बस मिसेस एक्स की इनकम में ही क्लबिंग होगी हमेशा,
चाहे नेक्स्ट ईयर पढ़े ही मिस्टर एक्स की इनकम ही क्यों ना ज़्यादा हो जाए। बट हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज कर सकता है, बट चेंज करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है देखो, इन बोथ ऑफ दीज केसेस टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड द रिलेशनशिप ऑफ स्पाउस शुड एग्जिस्ट which means such provision will not attract before marriage or after divorce। तो वही कहना चाह रहे हैं 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 के लिए दोनों में स्पाउस की रिलेशन होना जरूरी है। तो ये सेक्शन अप्लाई कब हो रहा है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इट मीन्स मान लो एक तरफ मिस्टर एक्स हैं और एक तरफ वुड बी वाइफ हैं उनकी, मतलब अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक तरफ मिस्टर एक्स हैं और दूसरी तरफ क्या हुआ, उनकी जो वाइफ है वो वाइफ है जिसके साथ डिवोर्स हो चुका है, तो क्या अब ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं, अभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो मीन्स शादी से पहले भी अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन और डिवोर्स के बाद भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और साथ में क्या लिख दिया लास्ट पॉइंट में कि अबाउ सेड क्लबिंग विद प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इफ द स्पाउस हैज एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, तब क्लबिंग नहीं होगी, राइट। ये था सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 2, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 4, क्लोज 6, क्लोज 7 एंड क्लोज 8। ये चार जो क्लॉजेज हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चारों सेक्शन चारों क्लॉजेज एक साथ ही डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं ये, राइट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 64(1)(a)। तो चार सेक्शन मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिए, बाकी आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ये क्लबिंग, ठीक है। तो सेक्शन 64(1)(a) देखो किसकी बात कर रहा है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की बात हो रही है। मीन्स माइनर चाइल्ड की इनकम भी हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर देते हैं। कब क्लब करना है कब नहीं करना है ये सारी चीज़ें हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तो इसको भी डायग्रामेटिक वे में बता देता हूँ मैं, ये लो जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 64(1)(a) में। देखो माइनर चाइल्ड क्या होता है ये तो आपको पता ही है, जिसकी एज 18 साल से कम है, राइट। और माइनर चाइल्ड में हम लोग यहाँ सन की बात कर रहे हैं, डॉटर की बात कर रहे हैं, दोनों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये मिस्टर एक्स हैं जी, इनके दो बेटे हैं, एक लायक एक नालायक, राइट। ये जो मिस्टर लायक हैं दोनों ही माइनर चाइल्ड हैं। ये जो मिस्टर लायक है माइनर चाइल्ड, ये तो देखो मूवीज में काम करते हैं, मान लेते हैं वहां से इन्होंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो क्या इस 10 लाख पे टैक्स देना है? बिल्कुल टैक्स देना है। कौन देगा? मिस्टर लायक खुद देंगे, खुद टैक्स देंगे, मतलब माइनर खुद टैक्स देगा। तो क्या पैन नंबर बनवाना पड़ेगा माइनर का भी? ऑब्वियसली माइनर का भी पैन नंबर बनेगा इस केस में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पर्सनल स्किल, टैलेंट, क्वालिफिकेशन या मैनुअल लेबर की वजह से है, ठीक है, या फिर उसको कुछ डिसेबिलिटीज हैं, उसको कुछ डिसेबिलिटीज हैं किस सेक्शन की? या तो 80U की या 80 TTB वाली। मतलब माइनर चाइल्ड को जो इनकम है उसकी पर्सनल स्किल, टैलेंट, क्वालिफिकेशन या मैनुअल लेबर की वजह से है, या तो ठीक है, या फिर उसको डिसेबिलिटीज हैं किस सेक्शन की? 80U की या 80 TTB की। तो इस तरह के केसेस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी,
नो क्लबिंग एट ऑल, नो क्लबिंग एट ऑल। क्या इसका मतलब ये टैक्स ही नहीं देना? नहीं, टैक्स तो देना है, टैक्स नहीं छोड़ेंगे भाई। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, taxable in the hands of minor itself, माइनर खुद टैक्स देगा। तो बताओ, एक तो माइनर है, दूसरा बेचारा डिसेबल है 80U 80 DDB में, 80U 80 DDB में, फिर भी वो टैक्स खुद ही देगा। ठीक है, पैन नंबर भी बनवाना पड़ेगा उसका। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 80U 80 DDB में उसको डिडक्शन भी तो मिलेगी, इसलिए ऐसा प्रोविजन। तो कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इस केस में। अब मान लो जो मिस्टर नालायक हैं जी, ये कुछ नहीं करते, पूरा दिन घर पे खाली पड़े रहते हैं। तो ये जो नालायक हैं, मान लो इनका बर्थडे था, ठीक है, और उस बर्थडे में क्या हुआ, ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये किसी कंपनी में काम करते हैं XYZ लिमिटेड में। उस कंपनी का जो MD था वो इसके बर्थडे में आया और इसको 1 लाख रुपए गिफ्ट दे के चला गया, मान लेते हैं। देखो 1 लाख रुपए का गिफ्ट है, अगर 50,000 तक का गिफ्ट होता तब तो कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट कर देते हम लोग, बट ये गिफ्ट 50,000 से क्रॉस कर रहा है, तब तो टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो नालायक है, क्या ये इनकम उसकी पर्सनल स्किल, टैलेंट, क्वालिफिकेशन की वजह से है? नहीं। क्या उसको डिसेबिलिटीज हैं? नहीं। तो इस 1 लाख पे टैक्स कौन देगा फिर? इस 1 लाख पे तो देखो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करने ही पड़ेंगे, मीन्स क्लबिंग प्रोविजन विल अप्लाई, क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। और किसकी इनकम में क्लब करोगे? will be clubbed with the income of पेरेंट्स। पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दोगे इसको, है ना, पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दोगे। अब पेरेंट्स की इनकम में भी किसकी इनकम में क्लब करोगे? मदर या फादर? किसकी इनकम में क्लब करोगे? मदर या फादर? अब वो देखो डिपेंड करता है किस चीज पे। अगर पेरेंट्स के बीच में मैरिज सबसिस्टिंग है, मैरिज क्या है? सबसिस्टिंग है, मैरिज डज नॉट सबसिस्टिंग है, या फिर मैरिज सबसिस्टिंग का मतलब दोनों में अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो किसकी इनकम में क्लब करोगे? हुज इनकम इज हायर, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसी की इनकम में क्लब करोगे तो उसकी इनकम और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी मतलब उसकी इनकम हायर स्लैब में पहुंच जाएगी, तो वो टैक्स हाईएस्ट रेट से देगा। फिर इनकम टैक्स वाले तो भाई अपना भला देखते हैं ना। और अगर मैरिज सबसिस्ट नहीं करती, मैरिज डज नॉट सबसिस्ट, तो क्या करना है? किसकी इनकम में क्लब करोगे? हु मेंटेन द चाइल्ड, हु मेंटेन द चाइल्ड, जो चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसकी इनकम में क्लब कर दोगे। समझ के बात? और देखो जब क्लबिंग करोगे ना, एक बात और है ना, जब क्लबिंग करोगे तो 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 1500 पर माइनर चाइल्ड क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में। और पर माइनर चाइल्ड है, यहाँ माइनर चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है भाई, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन, लिख देता हूँ ये लो, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। इट मीन्स जितने बच्चों की क्लबिंग होगी ना, उसको 1500 से मल्टीप्लाई करके एग्जेम्प्ट कर लेना। मान लो 10 बच्चे हैं जी, हो भी सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, 10 बच्चे हैं, 10 के 10 की क्लबिंग हो रही है आपकी इनकम में, तो 1500 इंटू 10, 15,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं देखना है बच्चे कितने हैं, ये देखना है कितने बच्चों की क्लबिंग हो रही है आपकी इनकम में। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में बच्चे तो 2 हैं माइनर, बट क्लबिंग तो हम सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो एग्जाम्पशन 1500 दूँ, 3000 दूँ, 1500 दूँ, ठीक है। और ये 1500 रुपये पर मंथ नहीं है, ये ओवरऑल 1500 है पूरे साल में। तो इट मीन्स जब 1 लाख रुपए की इनकम क्लब करोगे तो 1 लाख क्लब नहीं होगी इस केस में, कितनी क्लब करोगे? 1 लाख माइनस 1500 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
तो क्लब कितने करूं, 98,500 की क्लबिंग होगी। समझ गए बात मेरी? ये था प्रोविजन माइनर चाइल्ड वाला। तो एक बार नोट से भी देख लेते हैं, बुक से भी देख लेते हैं, यही लिखा है कुछ और लिखा है। देखो जी, taxability of income of minor child. Income of any minor child will be taxable in the hands of his oblique her working parent. If both father and mother are working person, then such income will be clubbed in the hands of the parent whose income is higher before such inclusion. Right? In the following cases, income of minor child will not be clubbed. कब कब? या तो जो इनकम हो रही है माइनर को उसके मैनुअल वर्क की वजह से है, या फिर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस की वजह से है, तब भी क्लबिंग नहीं होगी। या फिर द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन 80U लाइक ब्लाइंडनेस एटसेट्रा, तब भी क्लबिंग नहीं होगी। और साथ में क्या कह रहा है देखो, वेयर एनी इनकम इज वंस क्लब्ड विद द इनकम ऑफ आइदर पेरेंट, एनी सच इनकम अराइजिंग इन लेटर ईयर शैल नॉट बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ अदर पेरेंट्स। तो वही कहना चाह रहा है, इस साल अगर आपने किसकी इनकम में क्लब किया, मदर की इनकम में, तो बस हमेशा मदर की इनकम में ही क्लबिंग होगी, चाहे नेक्स्ट ईयर इनकम किसकी ज्यादा हो जाए, फादर की। बट हाँ, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो इसको रिवर्स कर सकता है, बट ऐसा करने से पहले वो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सेक्शन 1032 क्या कहता है, जब आप क्लबिंग करोगे माइनर चाइल्ड की, तो भैया 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड हम छोड़ देंगे, ईच माइनर चाइल्ड एग्जेम्प्ट कर देंगे, है ना। तो लिखा भी है एक एग्जाम्पल इसमें कि माइनर चाइल्ड है जी, माइनर चाइल्ड ऑफ मिस्टर एक्स, बिजनेस इनकम जिसकी कितनी है 360, एंड ए रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख। तो जो पेरेंट है ना मिस्टर एक्स, उनकी इनकम तो 360 है, माइनर चाइल्ड है ए, उसको गिफ्ट मिला है कितने का, 1 लाख का। तो क्लबिंग मिस्टर एक्स की इनकम में कितनी करोगे, 360 तो उसकी इनकम है ही पीजीबीपी की, प्लस 1 लाख माइनस 1500, 98,500 और जोड़ दोगे, तो टोटल इनकम अब कितनी हो जाएगी उसके फादर की, 458,500। ये कहना चाह रहा है भैया। डन। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। ये क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। कि आपके पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, जो आपने किसकी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, एचयूएफ की, तो क्या होगा। तो इस केस में क्या कहना चाह रहा है देखो, इनकम इन फुल फ्रॉम ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो किसकी इनकम में क्लब होगा, ट्रांसफरर की, ठीक है। हाउएवर इफ एक्चुअल पार्टीशन टेक्स प्लेस, कि अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ओनली द इनकम ऑन द एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी, हिज स्पाउस एंड हिज ऑब्लिक हर माइनर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो पार्टीशन के टाइम पे वो इनकम जो किससे अराइज हो रही है, उस पोर्शन से अराइज हो रही है जितना पोर्शन एसएससी का खुद का बनता है, उसकी वाइफ का बनता है और उसके माइनर चाइल्ड का बनता है। उस इनकम पे तो टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर ही देगा, और बाकी इनकम तो सेपरेटली कंसीडर करेंगे हम लोग। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं लोग, इससे बात समझ में आ जाएगी। ये लो जी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग इसमें, कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, राइट। तो मान लो ये 4 भाई हैं जी, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों का बिजनेस ना एक ही जगह है, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चारों भाइयों का बिजनेस एक ही जगह है, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये जो राम हैं, इनके पास हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो, तो ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ना राम की, इन्होंने कन्वर्ट कर दी किसमें, एचयूएफ की प्रॉपर्टी में, कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ, और वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन।
मतलब या तो पैसे लिए ही नहीं, और अगर लिए तो कम लिए, है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, अब वो ये कहना चाह रहा है जो प्रॉपर्टी आपने कन्वर्ट कर दी एचयूएफ की प्रॉपर्टी में, मान लो इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम भी जनरेट होती है, इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड एसेट, इस कन्वर्टेड एसेट से कोई इनकम भी जनरेट होती है आपको, तो अब इस इनकम पे टैक्स कौन देगा, इस इनकम की बात हो रही है भाई। अब इसमें दो बातें हैं, अगर हम लोग बात करें बिफोर पार्टीशन की, मतलब एचयूएफ का अभी पार्टीशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, और एचयूएफ का पार्टीशन हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर बिफोर पार्टीशन की बात करें हम लोग, तो उस इनकम पे, कौन सी इनकम पे, जो ये इनकम जनरेट हो रही है कन्वर्टेड एसेट से, तो मान लो इसके पास बिल्डिंग थी राम के पास, ये बिल्डिंग इन्होंने किसकी बिल्डिंग बना दी, एचयूएफ की, एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से मान लो रेंटल इनकम भी आती है, किराया भी आता है, तो इस किराए पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर देगा। इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, इस इनकम पे टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर देगा। ट्रांसफरर कौन थे यहाँ, राम, तो राम की इनकम में क्लबिंग होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बेचारे जो राम थे इन्होंने क्या किया, एसेट भी ट्रांसफर कर दी एचयूएफ को, पैसे भी नहीं लिए, उस एसेट से इनकम आती है, वो इनकम भी किसकी है, एचयूएफ की, और टैक्स फिर भी कौन दे रहे हैं, राम देंगे। और आफ्टर पार्टीशन की बात करूं तो वो इनकम जो किस किस शेयर से रिलेटेड है, या तो ट्रांसफरर का शेयर, ठीक है, दूसरा उसके स्पाउस का शेयर जितना बनता है, और माइनर चाइल्ड का शेयर। इन तीन हिस्सों पे तो टैक्स देंगे कौन, ट्रांसफरर, टैक्सेबल फॉर ट्रांसफरर। तो वो ये कहना चाह रहा है, मान लो जो ये राम है ये मैरिड हैं जी, है ना, ये लो ये मैरिड हैं, तो इनकी तो वाइफ भी है, एक मेजर चाइल्ड भी है, एक माइनर चाइल्ड भी है, डन। और ये तीनों अभी अनमैरिड हैं जी, लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। तो जब ये प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ होगा एचयूएफ की, तो कितने हिस्सों में बट गई प्रॉपर्टी, तीन और एक चार, तीन सात हिस्सों में, तो चार हिस्से तो राम के ही बने ना भाई, एक उनका, एक उनकी वाइफ का, मेजर चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड का, चार हिस्से उनके हैं और तीन हिस्से लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न के। तो क्या कहना चाह रहा है 64 सबसेक्शन 2, वो ये कहना चाह रहा है कि जो राम का शेयर है, एक तो वो राम की जो वाइफ का शेयर है वो, और राम के जो माइनर चाइल्ड है उनका शेयर, इन तीन हिस्सों पे तो टैक्स कौन देगा, ट्रांसफरर मतलब राम देंगे। और जो शेयर वो लेके चला गया कौन, मेजर चाइल्ड है ना, तो मेजर चाइल्ड है तो अपने हिस्से पे वो टैक्स खुद देगा। और देखो जो लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न है ये तो अपने अपने हिस्से पे टैक्स खुद ही देंगे भाई, राम क्यों देंगे। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, राइट। चलो जी, ये सेक्शन भी हो गया 64 सबसेक्शन 2 भी डन। हाँ, इसमें दो पॉइंट और हैं देखो सेक्शन 64(2) में। एक पॉइंट तो ये लिखा है देखो कि एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है जी सेक्शन 64 में। क्या एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है, इनकम विल इंक्लूड अ लॉस आल्सो, ये भी याद रखना, ये भी खास बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से आप क्लबिंग ऑफ इनकम की बात कर रहे हो, क्लबिंग ऑफ लॉसेस की भी बात करो। तो इन शॉर्ट ऊपर वाले सभी केसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि टैक्स कौन देता आ रहा था, ट्रांसफरर। तो वो ये कहना चाह रहा है मान लो इस बार इनकम ना हो के लॉस हो गया, तो उस लॉस का सेट ऑफ, मतलब लॉस भी किसकी इनकम में क्लब करो, ट्रांसफरर की। पार्शियलिटी नहीं करना है कि भाई इनकम हुई तो टैक्स ट्रांसफरर देगा और लॉस हुआ तो सेट ऑफ ट्रांसफर ही ले ले, ऐसा नहीं है। तो जब टैक्स ट्रांसफरर देता आ रहा है तो इन केस अगर इस साल लॉस हो गया तो उस लॉस का सेट ऑफ भी कौन लेगा, वो सेट ऑफ भी ट्रांसफरर ही लेगा, ये कहना चाह रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखो, एनी एक्रिएशन, एक्रिएशन मतलब इंक्रीज, एनी एक्रिएशन टू द एसेट ट्रांसफर्ड सच एज बोनस शेयर issued on original shares, transfer to the spouse or income earned from income of transferred asset are outside the scope of section 64(1). तो क्या कहना चाह रहा है,
वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इनकम से इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर टैक्स ट्रांसफरर नहीं देगा, उस पर टैक्स कौन देगा? ट्रांसफर ही देगा, अगर इनकम से इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने कोई एसेट ट्रांसफर कर दी मिस्टर वाइफ को, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दी कोई एसेट, किसको ट्रांसफर की है? मिसेज एक्स को मान लो, और उससे इनकम भी आ रही थी उस एसेट से। वो इनकम कौन रख लेता है अपने पास? मिसेज एक्स। अब मिसेज एक्स ने क्या किया? वो इनकम जोड़ जोड़ के बैंक में एफडी करा दी, वहां से ब्याज कमाना शुरू कर दिया। तो एफडी से जो ब्याज आ रहा है उस पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर की मिसेज। उस पर तो टैक्स देखो मिसेज या एक्स ही देंगी, अदरवाइज मिस्टर एक्स को कब तक परेशान करोगे? तो जो पहली इनकम है उस पर तो टैक्स कौन देगा? ट्रांसफरर। बट अगर इनकम से इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर टैक्स कौन देगा? ट्रांसफरी। ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते जी। सेक्शन 65 क्या कहता है भाई? सेक्शन 65 देखो ये कह रहा है that notice of demand in respect of tax on income from assets transferred to certain specified persons may also be served upon the person to whom such asset has been transferred. On the service of such notice, the transferee shall be liable to pay tax in respect of such income. तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऊपर वाले सभी केसेस में आपने ट्रांसफरर को इतना परेशान किया कि वो ट्रांसफरर बेचारा ट्रेसेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है सेक्शन 65, देखो अगर ट्रांसफरर ट्रेसेबल नहीं है, वो नहीं मिल रहा है, तो नोटिस ऑफ डिमांड हम ट्रांसफरी पे भी सर्व कर सकते हैं। इट मीन्स टैक्स तो लेना ही है, वैसे तो ट्रांसफरर से लेना था, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो किससे ले लो? टैक्स ट्रांसफरी से ले लो, टैक्स तो लेना ही लेना है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो हम लोगों ने 4 सेक्शन छोड़े हैं आज बस, है ना? कौन कौन से 4 सेक्शन छोड़े हैं देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 64 1/4 है ना, सेक्शन 64 1/4, सेक्शन 64 1/6, सेक्शन 64 1/7 एंड सेक्शन 64 1/8। ये 4 सेक्शन हम लोगों ने छोड़े। तो एक तो ये 4 सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और प्लस क्लबिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। राइट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।